बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर वाणिज्य विज्ञान अर्थात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जापान के सम्राट की शक्ति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट के साथ करेंगे। यद्यपि दोनों ही देशों में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के साथ साथ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का पाया जाता है और दोनों देशों में राष्ट्रपति बहुत प्राचीन माना जाता है। आज कभी भी आज तक इतिहास में जापान में और ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन नहीं रहा है। दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यद्यपि ब्रिटिश सरकार को संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। विश्व के अन्य देशों के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से शासन की सभी शक्तियां होती हैं औपचारिक प्रधान में नियत बन जाती है, लेकिन शब्द का प्रयोग वास्तविक प्रधान के द्वारा किया जाता है। तो ब्रिटेन का सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान बन जाता है। इसी प्रकार से जापान का सम्राट भी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान बन जाता है। अर्थात ब्रिटिश सम्राट को प्राप्त सभी प्रकार की जो प्रशासनिक शक्तियां होती हैं उनका उपयोग देश के प्रधानमंत्री से मंत्री द्वारा किया जाता है। अतः देश का जो प्रधानमंत्री होता है वह वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान बन जाता है, वह वास्तविक कार्यपालिका होता है। ब्रिटेन के सम्राट के पास नामांतर अधिकार होते हैं। उसी प्रकार से जापान का सम्राट भी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, नामांतर प्रधान होता है। संविधान के द्वारा शासन की सभी शक्तियां होती हैं वह देश के मंत्रिमंडल और डायट को प्रदान कर दी गई है। सम्राट के पास करने के अधिकार नहीं होते हैं। लेकिन दोनों देशों में सम्राट के पास बहुत अधिक सत्ता माना जाता है। कहने का यह है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट के प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है उसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग जापान के सम्राट के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोनों देश के सम्राटों के बारे में बात की जा सकती है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन का सम्राट राज्य का शासन नहीं करता है। यद्यपि पूरे देश के शासन का संचालन ब्रिटिश सम्राट के नाम से चला जाता है, लेकिन उसके वास्तविक प्रशासनिक क्षेत्र में इस प्रकार के अधिकार को संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से जापान का सम्राट भी राज्य का शासन नहीं करता है, अतः उसके वास्तविक प्रशासन क्षेत्र में इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। आइए आज बात करते हैं कि जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का सम्राट एक रॉबर्ट के मॉल के समान होता है, उसी प्रकार से जापान का सम्राट भी रॉबर्ट के मॉल के समान माना जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके आधार पर बात की जा सकती है। तो आइए आज हम जापान के सम्राट की स्थिति और ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति की तुलना निम्न कर सकते हैं, अर्थात जिनके साथ जो इस प्रकार से तुलना किया जा सकता है। नंबर 1, पहली जो समानता बदलती है कि ब्रिटेन का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता है, उसी प्रकार से जापान का सम्राट भी राज्य करता है, शासन नहीं करता है। अर्थात प्रशासन के क्षेत्र में किसी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, इस प्रकार के नामांतर अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी समानता ये बनाती है कि दोनों ही देशों के जो राष्ट्रपति शासन जो प्रणाली पाई जाती है इनमें सम्राट के द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर अपने पद को प्राप्त किया जाता है। अर्थात ब्रिटेन में एक राजा के देहांत के बाद उसकी मृत्यु के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी बनने किया जाता है। उसी प्रकार से जापान में भी उत्तराधिकार का था, अर्थात वंश परंपरा के अनुसार स्वयं से जो परंपरा होती है, जो प्रथा होती है, जो परिपाटी होती है, जो रीति रिवाज होती है, उसी का आधार पर प्राप्त किया जाता है। कहने का यह था कि ब्रिटेन का सम्राट और जापान का सम्राट जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि उत्तराधिकार के आधार पर वंश परंपरा के रूप में अपने पद को प्राप्त करते हैं। तीसरी विषय बात की जाती है कि जापान का सम्राट एक संवैधानिक प्रधान में काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में काम करता है। उसे इस प्रकार के कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, उसे किसी प्रकार के राइट्स प्राप्त नहीं होते हैं जिनके आधार पर उसे अपने व्यक्तिगत में भी काम नहीं करना। ब्रिटेन के संविधान के संविधान के माध्यम से संविधान में 3 की धारा का प्रावधान किया गया है। साफ-साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रिटेन जापान का सम्राट ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिस प्रकार की कार्य करने से उसे अपने व्यक्तिगत में भी काम नहीं करना, अर्थात उसे मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार, मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार, मंत्रिमंडल की अनुमति के अनुसार कार्य करना होगा। कहीं पर उसे अपने व्यक्तिगत विवेक के प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं होती, स्वायत्तता नहीं होती। इसी प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट के पास भी इस प्रकार के कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वह जापान के सम्राट से कुछ अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट के पास विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यह वह रॉबर्ट के मॉल के समान काम करता है, क्योंकि ब्रिटेन में सम्राट के नाम से किसी भी व्यक्ति
को किसी भी अपराध के संबंध में किसी अपराधी को दंड से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जितने भी कार्य किए जाते हैं इस तरह के कार्य के लिए देश का सम्राट उत्तरदायी होता है, बल्कि देश का प्रधानमंत्री बहुत कम उत्तरदायी माना जाता है। तो कहने लगे था कि ब्रिटेन में उत्तराधिकार का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से जापान में भी उत्तराधिकारी के संबंध में जो निर्णय करने की पावर होती है वो डायट के पास होती है। कहने लगे था कि वहां की संसद संपर्क होती है, सर्वोच्च होती है, लेकिन जापान की डायट ब्रिटिश संसद की बात संपर्क नहीं होती है। लेकिन उत्तराधिकार के बारे में जितने भी जो निर्णय किया जाता है, डिसीजन लेते हैं, सब का निर्णय जापान की डायट द्वारा लिए जाते हैं। अगली बात की जाती है कि ब्रिटेन का सम्राट होता है, यदि ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है और जापान में भी सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लेकिन ब्रिटेन में परंपरा है, ये परिपाटी है, ये कन्वेंशन है, ये अभी समय है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री की शपथ ली जाती है। अर्थात बहुमत प्राप्त होने के दावे की अवहेलना सम्राट के द्वारा नहीं की जा सकती है। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में ब्रिटेन में राजा के द्वारा, सम्राट के द्वारा अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग किया जा सकता है, अपनी पसंद के आधार पर किसी दूसरे नेता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब कॉमन सभा में किसी दल को उसका समर्थन प्राप्त नहीं होता है, अर्थात प्रधानमंत्री पद को लेकर के एक से अधिक व्यक्ति दावेदार होते हैं, ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग किया जा सकता है। अर्थात सम्राट अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में शायद का गठन किया जाए, किसी व्यक्ति प्रकार के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जापान का सम्राट होता है, उसके द्वारा भी देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रतिनिधि सभा में निश्चित मेजॉरिटी प्राप्त होती है, बहुमत प्राप्त होता है। अर्थात जापान के सम्राट के लिए ये अनिवार्य होता है, आवश्यक है, जो नहीं होता है कि डाइट ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के रूप में मनोनीत किया है, नॉमिनेट किया है, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए जापान का सम्राट अनिवार्य बाध्य होता है, हो सकता है। डाइट के द्वारा मनोनीत किए गए ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति देता है, उससे बाहर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं दे सकता है। चाहे किसी का मेजॉरिटी प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त होता नहीं होता है, इसका कोई मायना नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से ब्रिटिश सम्राट के द्वारा विशेष परिस्थिति में अपने विवेक के आधार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का जो राइट्स होता है, जो अधिकार होता है, जापान के सम्राट के पास ऐसा कोई अधिकार, ऐसी कोई पावर, ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। कहने लगे थे कि डाइट के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए जापान का सम्राट बाध्य होता है, विवश होता है, उससे भिन्न किसी प्रकार की व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री में नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से ब्रिटेन का सम्राट होता है, इसके पास इसका विशेष अधिकार होते हैं, जिस प्रकार के विशेष अधिकार जापान के सम्राट के पास नहीं होते हैं। ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वह अपने मंत्रिमंडल सदस्यों को कन्वेंट कर सकता है, उसे परामर्श दे सकता है, उन्हें सलाह दे सकता है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है, अर्थात उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है और किसी भी कार्य को लेकर के चेतावनी दे सकता है, धमकी दे सकता है। और प्रशासन के सामने किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का उसे पूरा अधिकार होता है। कहने लगे था कि ब्रिटेन का सम्राट अपने मंत्रिमंडल को नेगल परामर्श दे सकता है, किसी अच्छे कार्य के लिए मोटिवेट कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है और किसी भी कार्य को लेकर चेतावनी दे सकता है, धमकी दे सकता है। लेकिन जापान के सम्राट के पास इसका अधिकार नहीं होते हैं। इसके साथ साथ जापान का ब्रिटेन का सम्राट प्रशासन के संबंध में सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। सरकार सूचना देने से इनकार नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती है। कहने में होता है कि जापान का जो सम्राट होता है उसको प्रशासन के क्षेत्र में सरकार से किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। वो केवल एक संवैधानिक प्रश्न के लिए होता है। इसी प्रकार से संविधान के अनुसार जापान के संविधान के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि ब्रिटेन का सम्राट जिस प्रकार से संपत्ति का अर्जन कर सकता है, लेकिन जापान का सम्राट न तो संपत्ति का अर्जन कर सकता है और न अपनी संपत्ति को बिना न्याय के अनुमति से किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। ब्रिटेन में सम्राट की शक्ति को सीमित करने के लिए संसद को बहुत लंबे समय तक स्थगित करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा है। अर्थात आज जो हम ब्रिटेन में एक संवैधानिक आंदोलन की स्थिति देख रहे हैं, अर्थात राज्य सरकार के
पहले बिल्कुल 7 घंटे से ज़्यादा यात्रा स्टार्ट करती ब्रिटेन में, लेकिन आज वहाँ पर संविधान की स्थिति पाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति पाई जाती है, संविधान शासन की स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो राजा की शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में सीमित करने का जो काम किया गया, तो संसद ने द्वारा किया गया है। संसद ने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है, लेकिन जापान में राजा की शक्ति को सीमित करने के लिए संसद ने डायरेक्ट किसी प्रकार का स्ट्रगल नहीं किया है, बल्कि 1947 में मैकआर्थर के नेतृत्व में निर्देशन जो संविधान को बनाया गया था, उसी संविधान के माध्यम से सम्राट की शक्ति को सीमित कर दिया गया है। अगली बात जो कही जाती है कि ब्रिटेन की सम्राट की शक्तियां होती हैं, ये परंपराओं के आधार पर, परिपाटियों के आधार पर, अभिषेकों के आधार पर सीमित की गई है। लेकिन जापान के सम्राट की शक्ति को संविधान के द्वारा सीमित किया गया है। वहां पर किसी प्रकार की परंपरा के आधार पर सम्राट की शक्ति को नहीं किया गया है, बल्कि देश के कानून के द्वारा, के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, विधि के द्वारा ये तय कर दिया गया है कि सम्राट ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिस कार्य करने से सम्राट को अपने व्यक्तिगत विवेक आप नहीं करना, चाहे प्रधानमंत्री नियुक्ति की बात की जाती है, चाहे अपने किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए उसे मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार काम करना पड़ेगा, और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके कार्य करने के बारे में उसे अपने व्यक्तिगत विवेक काम नहीं करना पड़ेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना जापान के सम्राट के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और इसी के साथ साथ ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, प्रशासन क्षेत्र के समझ में, किसी भी राजनीतिक प्रशासन के क्षेत्र में, किसी राजनीतिक प्रशासन के संबंध में सार्वजनिक रूप से अपना मत व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, अपना मत दे सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। लेकिन जापान का सम्राट किसी भी राजनीतिक प्रश्न के बारे में अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, विचार व्यक्त नहीं कर सकता है। तो कहने लगे था कि यद्यपि ब्रिटेन और जापान में दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते ब्रिटेन का सम्राट भी राज्य करता है, शासन नहीं करता है। उसी प्रकार से जापान का सम्राट भी राज्य करता है, शासन नहीं करता है। दोनों ही देश के अध्यक्षों की बात की जाती है, इनमें बहुत कुछ समानताएं पाई जाती है, लेकिन समानताओं के साथ साथ बहुत सारे इसमें अंतर भी भेद पाए जाते हैं। जहां तक बात की जाती है कि जापान का सम्राट और ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति होती है, वो भारत के राष्ट्रपति से मिलती जुलती होती है। लेकिन जापान के जो सम्राट की स्थिति होती है, वह निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट से निर्भर स्थिति होती है। भारत में मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। जरूरी नहीं है मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति सहमत हो, वह मंत्रिमंडल की सलाह के विरुद्ध भी विपरीत भी कार्य कर सकता है। अर्थात वह केवल सलाह दे सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। जहां तक प्रधानमंत्री नियुक्ति की बात की जाती है, ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन विशेष तौर पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है, अपने विवेक से निर्णय कर सकता है। लेकिन जापान के सम्राट को कहीं पर नहीं प्रधानमंत्री नियुक्ति के संबंध में अपने व्यक्तिगत विवेक प्रयोग करने की कहीं कोई स्वतंत्रता नहीं होती, लिबर्टी नहीं होती, कोई राइट्स नहीं होता है। इसी प्रकार से प्रशासन के क्षेत्र में कोई सूचना प्राप्त करने का अधिकार जापान सम्राट के पास नहीं होता है। ब्रिटेन का सम्राट प्रशासन के क्षेत्र में सरकार से कोई सूचना प्राप्त कर सकता है। इस सरकार का दायित्व, सरकार की ड्यूटी है कि राष्ट्रपति के द्वारा, सम्राट के द्वारा चाहेगी सूचना उपलब्ध करानी होती है। उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति भी सरकार से, प्रशासन से कोई सूचना प्राप्त कर सकता है, सरकार सूचना देने से कार्य नहीं कर सकती, लेकिन जापान का सम्राट ऐसा काम नहीं कर सकता है। ब्रिटेन का सम्राट के नाम से किसी व्यक्ति को, सजा प्राप्त व्यक्ति को दंड से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति होता है, किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा प्राप्त कर सकता है। तो यहां तक की बात की जाती है, इसी प्रकार से बात की जाती है कि ब्रिटेन का सम्राट एक रबड़ की बोर के समान होता है, उसी प्रकार से जापान का सम्राट भी एक रबड़ की बोर के समान होता है। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए ब्रिटेन का सम्राट और जापान का सम्राट उत्तरदायी नहीं होते हैं, सरकार उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर जहां तक बात की जाती है तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन के सम्राट और जापान के सम्राट में बहुत सारी समानताएं पाई हैं, और कुछ जिनके साथ साथ इनमें भिन्नता भी जाती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जापान का सम्राट निश्चित रूप से ब्रिटेन के सम्राट से कम शक्तिशाली होता है। तो दोनों देशों में दोनों ही सम्राट के द्वारा केवल राज्य के द्वारा शासन नहीं किया जाता है। ये बात की जाती है कि ब्रिटिश सम्राट केवल राज्य का शासन नहीं करता है, उसी प्रकार से जापान का सम्राट भी केवल राज्य का शासन नहीं करता है। अर्थात उसे प्रशासन क्षेत्र में
अधिकारिक शक्ति का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा किया जाता है। यद्यपि जापान में भी अन्य देशों में इस प्रकार के जो पॉलिटिकल एडवाइजर नियुक्त किए जाते हैं, राजनयिक जो दूत नियुक्त किए जाते हैं, उनके नियुक्ति प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने का काम भी जापान के सम्राट द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट द्वारा किया जाता है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते को प्रमाण करने की अनुमति जापान के सम्राट के पास होती है, ब्रिटेन के सम्राट के पास होती है। लेकिन केवल जापान में संविधान में जितने भी जो अमेंडमेंट किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, उन संशोधन की घोषणा करने का अधिकार सम्राट के पास होता है। लेकिन उसे डायरेक्ट के द्वारा पारित किसी भी विधेयक के संबंध में उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ब्रिटेन में संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कानून का नहीं ले सकता है, जब तक सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, अर्थात सम्राट के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं, सम्राट का कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सारे अधिकार की बात की जाती है, तो केवल ये बात की जा सकती है कि जापान का सम्राट एक रबड़ के बोर्ड के समान काम करता है। वो केवल राज्य करता है, शासन नहीं करता है, अर्थात कार्यकाल के उपचार का होता है। उसी वास्तविक प्रशासन क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। केवल अधिकार